मौजूदा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मानव कांसी राम साहब के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज सपा लाओ प्रदेश बचाओ सामाजिक भाईचारा सम्मेलन में जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बहुत सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री लाल बहादुर यादव जी और अभी अपनी बात विस्तार से रख रहे थे, जिनको आपने अपना प्यार आशीर्वाद देकर चौथी बार एमएलए बनाए हैं। पूर्व मंत्री जी सम्मानित श्री शैलेंद्र यादव दुल्लई यादव जी और हमारे दो पूर्व विधायक बैठे हैं, बहुत सम्मानित श्री मोहम्मद अरशद और सम्मानित विधायक भाई श्री भगेलू राम जी और हमारे जो महामंत्री हैं बहुत सम्मानित हैं निजामुद्दीन शाह जी और हमारे तमाम सम्मानित साथी मंचासीन हैं भाई सरवर भाई सैयद उरूज जिनसे हमारी मुलाकात भाई 14 की रात में विधानसभा सागंज के कार्यक्रम में माननीय अखिलेश जी के कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। बहुत सम्मानित साथी हैं, प्रतिनिधि हैं हमारे माननीय मंत्री जी के और जो माननीय मंत्री जी के बेटे जिन्होंने बहुत अच्छी बात रखी, उन्होंने वो बात शुरू किया जो आज की सरकार ओबीसी पिछड़ा दलित और मुस्लिम के हक अधिकार को छीनने और समाप्त करने की जो साजिश की है वो सारी बात आपने बताया बाबू। उनके भविष्य की कामना करता हूँ शिवेंद्र यादव जी और बहुत सम्मानित साथी भाई राकेश राजभर प्रधान जी, मूलचंद राजभर जी, भाई राममिलन राजभर, सुहेल देव समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी भाई दिनेश राजभर जी, भाई शंकर राजभर जी, सुनील राजभर जी, राधेश्याम राजभर जी, अरविंद राजभर जी, रिंकू राजभर पूर्व प्रधान जी, सम्मानित किरारे राजभर पूर्व प्रधान जी, सरोजीत राजभर पूर्व प्रधान जी, अरविंद राजभर प्रधान जी, रामनयन राजभर प्रधान जी, जियालाल राजभर प्रधान जी, चंद्रेश राजभर प्रधान जी, लाल बहादुर राजभर जी, रोशन लाल राजभर जी, जगदीश राजभर जी, भाग्यलाल राजभर जी, जसवंत जी, राजकुमार बिंद प्रधान जी, कपिल देव बिंद प्रधान जी और जो संचालन कर रहे हैं हमारे संघर्ष मोर्चा के बहुत जिम्मेदार साथी भाई संजय राजभर जी और जो संघर्ष मोर्चा से लेके और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीएम बनाने के लिए समाज के साथ साथ पिछड़ों के साथ साथ रातों दिन काम कर रहे भाई और सम्मानित साथी रामसेवक राजभर जी और सम्मानित साथी भाई मोहम्मद जुबेर जी, जो जावेद भाई, अभय सिंह उर्फ पिंटू जी और हमारे तमाम सम्मानित साथी, नाम लेना भी जरूरी है, भाई तेज बहादुर मौर्य जी उर्फ पप्पू मौर्य जी, साजिद अली सभासद जी, भाई सरवण जायसवाल जी, मिथिलेश यादव जी, अरशद अंसारी नगराध्यक्ष सागंज सैयद और हमारे मकसूद आलम जी, किशनलाल राजभर जी, रामजीत राजभर जी, भाई वंश बहादुर यादव जी और भाई राम सागर प्रधान जी, बहुत जिम्मेदार साथी हैं और तमाम लिस्ट है दोस्तों, 1 मिनट में नाम ले लेना चाहता हूँ। लोगों की इच्छा रहती है माला जो पहनाए उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ, जो नहीं पहना पाए उनको भी। हमारे जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत जिम्मेदार साथी सामने बैठे हैं, सम्मानित साथी जो अध्यक्ष हैं साहगंज, सम्मानित ब्लॉक के भाई रामधनी राजभर जी, विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित वीरेंद्र राजभर जी
उपाध्यक्ष सम्मानित श्याम बिहारी जी, विधानसभा उपाध्यक्ष सम्मानित लाल जी, सेक्टर प्रभारी भाई अरविंद गौतम जी, सम्मानित रामलाल जी, नाम पढ़ रहा हूँ केवल, बलराज जी, सम्मानित बद्री प्रसाद जी, राममिलन राजभर जी, सम्मानित सिधारी राजभर जी, राम लखन जी, सम्मानित विक्रम जी, सम्मानित रामधारी जी, सम्मानित मनोज जी, सम्मानित प्यारेलाल जी, धर्मेंद्र राजभर जी, अनिल राजभर जी और हमारे तमाम सम्मानित साथी भाई जगदीश राजभर जी, रिंकू राजभर जी, अरुण राजभर जी, डॉक्टर सर्वेश राजभर जी, सोले राजभर जी, ये जिला पंचायत सदस्यगण हैं। भाई बैरक डी के प्रधान अरविंद राजभर जी, सम्मानित दूसरे प्रधान बिलवाई अरविंद राजभर जी, सुभाष राजभर बीडीसी, भाई अशोक राजभर जी, छोटे लाल प्रजापति जी, राधेश्याम राजभर जी, डॉक्टर प्रमोद राजभर जी, राजेंद्र राजभर जी, सम्मानित अमर बहादुर राजभर जी, सम्मानित डॉक्टर रामनयन जी, अजय राजभर जी, संजय राजभर जी और हमारे जो सम्मानित साथी भाई सुल्तानपुर गाजीपुर से चल के आए हमारे संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रमेश चंद्र राजभर जी, उपाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव जी, जिला सचिव भाई इंजीनियर अजय विक्रम देव जी, विधानसभा अध्यक्ष रमाशंकर राजभर जी, जिला महासचिव सुनील कुमार यादव जी, विधानसभा सचिव डॉक्टर ओपी राजभर जी, कोषाध्यक्ष राजमणि राजभर जी, सम्मानित डॉक्टर राहुल यादव जी, सम्मानित डॉक्टर सुरेश राजभर जी, संदीप अग्रवाली जी, दिनेश गौतम जी, रमाशंकर राजभर जी, अनिल यादव जी और हमारे बहुत सम्मानित साथी बहुत तराम नेता जलालपुर संघर्ष मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भाई शिवपूजन राजभर जी, विधानसभा अध्यक्ष अशोक राजभर जी, नंदलाल राजभर प्रधान जी, रामजीत राजभर जी, रामप्रीत राजभर जी, राजकुमार राजभर जी, दिनेश राजभर जी। बस आधा मिनट और लगेगा, इंतजार थोड़ा करना पड़ रहा, मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो हमारे साथ रातों दिन चट्टान की तरह खड़े हैं, जो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं भाई, बहुत 2 बार जिला अध्यक्ष नगर दर्शन भारती जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी जिला अध्यक्ष भाई देवेंद्र भास्कर जी, दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य भाई राजू यादव जी, दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य भाई अजय कुमार गौतम जी, हमारे प्यारो श्यामलाल राणा जी, बहुत वरिष्ठ नेता है, रातों दिन लगे रहते भाई प्रदीप सिंह पालीवाल जी, मनोज सिंह जी, रविंद्र उपाध्याय, सम्मानित सुभैराम राजभर जी, प्रवीण शर्मा जी, रामकेवल राजभर जी, मनसाराम राजभर एडवोकेट जी, जिनको अकबरपुर ब्लॉक की महान जनता ने बीडीसी सदस्यों ने 4 बार ब्लॉक प्रमुख बनाया, शारदा राजभर जी, राम जागीर राजभर जी, सुनील यादव जी, डॉक्टर अशोक यादव जी, हमारू दादा सियाराम प्रधान जी, समीम अहमद खान जी, करमराज प्रधान जी, श्री राम यादव जी, भाई रामजीत राजभर जी और रामनाथ धरकार जी, भाई राहुल राजभर जी, शुक्रुल्लाह खान जी और भाई मुन्ना राजभर जी, लक्ष्मी राजभर जी, राम मूरत जी, फैयाज खान जी और हमारे भाई राम सूरत प्रजापति जी, डॉक्टर प्रमोद जी और उपस्थित इस हाल में समाजवादी पार्टी, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाज और संघर्ष मोर्चा के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारी साथियों, भाई बहनों, मैं आपको धन्यवाद देते हुए कुछ समय लेते हुए फिर आप माननीय अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय भाषण सुनकर जाएंगे। साथियों, आप इस कड़क ठंडी में भी और जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2 दिन का कार्यक्रम जौनपुर में था 14 और 15 दिसंबर को, इसके साथ ही साथ यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन भी 12 दिसंबर को बड़े पैमाने पर हुआ और चूंकि ये कार्यक्रम जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ से भेजा गया था, मेरी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुई थी, तो ये हुआ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब 14-15 को जौनपुर में विधानसभा विजय दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी विजय दिवस के रूप में घूम घूम कर जो जन समर्थन मांगे थे, उस जन समर्थन में आपने देखा सर्व समाज के हमारे भाई बहन इतना जोश खरोश था अपने नेता के मनोबल को बढ़ाने के लिए
अपने नेता को दूसरी बार सीएम बनाने के लिए और अपने नेता के हौसले को अफजाई करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मेरे दोस्तों दोनों दिन बड़े पैमाने पे भाई जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बावजूद भी आप लोगों ने जो समय दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका वेलकम करना चाहता हूं। साथियों, अभी माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी ने बड़ा विस्तार से बात किया, उनके बेटे भाई शिवेंद्र जी ने भी बहुत बातें बताने का काम किया। साथियों, मैं बस केवल आपसे कुछ चंद बातें करके फिर मैं रजा लेना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, आज प्रदेश और देश की हालत बहुत खराब है। बड़े पैमाने पे मर्डर, कत्ल, विरोधी बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, छिनैती पूरा हाहाकार मचा है। और जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जो इनका संकल्प पत्र चुनाव के दौरान जारी होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का, लेकिन उस संकल्प पत्रों का 20% भी इन्होंने काम नहीं किया। ये वादा तो बहुत अच्छा करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और आपके दिलों को जीतने का काम करते हैं और साथ ही साथ आपको गुमराह करके जुमलेबाजी में फंसाकर धार्मिक उन्माद फैलाकर हिंदू मुसलमान करके फिर वोट लेकर इस सत्ता पे आसीन होते हैं। वोट आपका, कुर्सी आपने डबल इंजन के नेतृत्व करता भारतीय जनता पार्टी को सौंपने का काम किया और आपके हक अधिकार को छीनने का काम आज खुलेआम कर रहे हैं। तो उसी तर्ज पे मैं कुछ बातें आपके सामने रखते हुए रजा लेना चाहता हूँ। यहाँ तमाम विद्वान पढ़े लिखे पत्रकार साथी बैठे हैं। अभी जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगता है या प्रदेश के नेताओं का, तो किस तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है ये तो आप बाखूबी समझ रहे हैं। हमारे प्रधान, कोटेदार, आशा बहू, यानी सबको किस तरह लेखपाल और सेक्रेटरी पूरा जो है सरकारी अमला उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ तक कि पूरे कम से कम 20-25 जिलों की सरकारी बसों को भी लगा देते हैं। इसके बाद भी कार्यक्रम सफल नहीं होता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आज जो परिवर्तन की लहर चल रही है, जो इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए जो हमारा ये बड़ा जनसैलाब जो बेताब है, वो अपने संसाधनों से समाजवादी पार्टी के विजय यात्रा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कितना व्याकुल रहता है, मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ। जो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी हुकूमत में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेट्रो, तमाम बड़े बड़े काम जनहित में करने का काम किए थे। आज की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्होंने कोई कार्य किया नहीं, लेकिन उसी को रंग रोगन लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी को लाके जो है लोकार्पण करा रहे हैं, उद्घाटन कैके बार कराए। आपने देखा बगल में जौनपुर में एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश जी ने स्वीकृति देकर पैसा भी दिया, लेकिन अब 5.25 साल है, 2022 आने वाला है, लेकिन उसका फर्जी जो है लोकार्पण कराया गया। लेकिन अगर हमारे मीडिया के साथी सही बात दिखाए होते तो पूरा देश देखता, लेकिन आज मीडिया के साथी तब दिखाना शुरू किए जब केंद्रीय मंत्री केनी हमारे मीडिया के भाइयों को अपशब्द कहा। सब आज बड़े पैमाने में मीडिया के भाई दिखा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, सुल्तानपुर में माननीय योगी माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था, लोकार्पण था, और माननीय अखिलेश जी के विजय रथ यात्रा का कार्यक्रम
गाजीपुर से शुरू होना। 16 के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, परमिशन जो है, अनुमति जो है रद्द कर दी। लेकिन मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जब 17 को माननीय श्री अखिलेश यादव गाजीपुर से अपना विजय यात्रा प्रारंभ किए तो वो जज्बा मैंने देखा। गाजीपुर से चलकर मऊ, आजमगढ़, फुलवरिया और अम्बेडकर नगर में मुझे भी रथ में बैठने का मौका मिला। और दोस्तपुर, फिर मेरे दोस्तों सुल्तानपुर होते हुए, बाराबंकी होते हुए 4:30 बजे लखनऊ में विजय रथ यात्रा प्रवेश किया और 4:45 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यालय। मुझे कहने में बड़ा फक्र है कि उत्तर प्रदेश की मीडिया सो रही थी भाई माननीय यादव, और दिल्ली की मीडिया जग रही थी। वो लगातार संपर्क में थे और वो जज्बा, वो उत्साह जिस 6 लेन पे न पानी, न चाय, न खाना, लेकिन अपने महबूब नेता के इंतजार में नौजवान युवा साथियों के साथ साथ हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप भी बड़े पैमाने पर सड़कों के किनारे अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल मेरे दोस्तों बताना चाहता हूँ, अगर 4 बजे विजय रथ पहुंचा होता जहां माननीय नरेंद्र मोदी जी 16 दिसंबर को संबोधन किए थे, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 4 बजे वो रथ वहां पहुंचा होता तो उनकी रैली फेल हो जाती। वहां सरकारी तंत्र लगा था और यहाँ जो आज पीड़ित है, शिक्षित बेरोजगार युवा साथी, आज जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जो हमें न्याय नहीं मिल रहा है, उससे निजात पाने के लिए अपने महबूब नेता को दूसरी बार सीएम बनाने के लिए वो उमड़ा जन सैलाब दिल्ली तक खबर दे दिया। और मैं बधाई दे रहा हूं जो 7 नवंबर को आप लोगों ने भानुमती पीजी स्मारक कॉलेज में मेरे दोस्तों एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करके माननीय अखिलेश यादव जी के दिलों को जीतकर आज मेरे दोस्तों जो आपने सम्मान बढ़ाया, मैं आपको बधाई देते हुए ये माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के नाते माननीय मोदी जी ने जो काला कानून था जो किसानों का, मेरे दोस्तों उसको वापस लेने का काम किए हैं। ये खुशी मन से नहीं किए हैं, ये समाजवादी पार्टी के डर से इन्होंने करने का काम किया। मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। मैं नौकरी की बात करता हूँ, पहले अपने शिक्षित युवा बेरोजगार भाइयों को। मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी सुरेंद्र बाबू बता रहे थे, हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार साथियों, आज तक इनकी गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसियां निकली हैं, आज कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई और 5 साल बीतने वाला है। चाहे मेरे दोस्तों जुलाई 2017 में पुलिस भर्ती रही हो, चाहे जो है जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा रही हो, चाहे फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल, चाहे दिसंबर 2018 में नलकूप चालक, चाहे अगस्त 2021 में पीईटी, चाहे अगस्त 2021 में बीएड प्रवेश, चाहे 11 सितंबर 2021 में नीट, और मेरे दोस्तों तो सारे पर्चे लीक हो गए। सारे पर्चे लीक हो गए। हमारे भाई बहन, हमारे शिक्षित बेरोजगार युवा भाई बहन कमरे में बैठ गए, कापी बढ़ गई, पेपर बढ़ गया, फिर आया कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल। अभी जल्दी आपने देखा, अभी जल्दी देखा ना, टीटी की परीक्षा 20 लाख हमारे भाई बहन बैठे थे पूरे प्रदेश में। मेरे भी विद्यालय भानुमती पीजी स्मारक कॉलेज में भी लगभग 2500 से ज्यादा बच्चे थे। बच्चों का पर्चा बढ़ गया, काफी बढ़ गया, बच्चे शुरू किए पर्चा पढ़ना शुरू किए, क्या क्या उत्तर लिखना है उधर, पेपर लीक का आया। हमारे बच्चे, किस तरह बच्चों को ठगा जा रहा है। और मेरे दोस्तों इतने नहीं, इनके संकल्प पत्रों में जो लिखा रहता है उसका उल्टा करते, वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। मैं थोड़ा दिल्ली ले चल रहा हूं। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के चुनाव में घूम घूम कर वोट मांग रहे
थे उत्तर प्रदेश में भी आए थे, चाहे 2014 लोकसभा चाहे 2019। तो उन्होंने युवा सपना दिखाया था हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार भाई बहनों को, अरे दे दो मौका, मैं प्रति साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। मिला? हमारे जो गरीब भाई बहन बैठे हैं उनको कहा था दे दो मौका, विदेश से काला धन लाऊंगा, हर गरीब के खाते में 15 से लेकर 18 लाख रुपया मिला तो पैसा। उन्होंने कहा था किसानों की आय में दुगनी करूंगा। आज किसान अपने धान बेचने के लिए परेशान है। आज किसानों की जो गन्ना का बकाया भुगतान नहीं हुआ, आज चने केंद्र पर जो है दलाली चल रही है। तेल कई रुपया किलो खरीदे थे, अरहर दाल कई रुपया किलो, उस समय से गैस सिलेंडर 400 में, आज कितने में बिकत हुए? 1000। अच्छे दिन आ गए हमारे दीदी काकी माई बहनी बताओ नहीं 1000, तो अच्छे दिन तो आ ही गए। ऐसे अच्छे दिन वालों को भगाना होगा 2022 में। अच्छे दिन उनका आ गया, खराब दिन हमारा आ गया। कि मेरे दोस्तों, आज आरक्षण रिजर्वेशन खतरे में है, संविधान खतरे में है। जिन हमारे भाई बहनों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत को गुलाम बना के चली गई। हमारे अमर शहीदों ने, वीरांगनाएं बहनों ने 300 साल अंग्रेजों से संघर्ष किया है और 1857 के गदर के बाद से लेके 14 अगस्त 1947 के आधी रात 12 बजे पाकिस्तान और भारत आजाद होता। जिन हमारे भाई बहनों ने, जिन हमारे अमर शहीदों ने अंग्रेजों के छक्कों को छुड़ाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलते हुए 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कराया। धन्य बाबा B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को इस देश का पवित्र संविधान बनाकर इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपने का काम किया। अच्छे दिन लाने वाला। अरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जो देश के धरोहर को हमारे अमर शहीदों ने, हमारे नौजवान भाई बहनों ने हंसते हंसते खून हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलते हुए अपने धरोहर को बचाते हुए भारत वर्ष को आजाद कराया था। और जिस धरोहर से प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके स्वयं माननीय नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा लहराते हैं, उस धरोहर लाल किला को भी 50 साल के लिए गिरवी रख दिया गया। अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। और दोस्तों, आज बड़े बड़े विभागों को प्राइवेट सेक्टरों में दे रहे हैं। सबसे बड़ा विभाग जो नौकरी देता था रेलवे, बड़े बड़े विभागों को प्राइवेट सेक्टरों में दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री कहा, अरे गरीबों, स्लीपर चप्पल पहनने वालों, आपको हवाई जहाज पे टहलाऊंगा। हवाई अड्डा बिक गया नहीं, हवाई अड्डा बिक गया नहीं, बीएसएनएल बिक गया नहीं, राशि बिक गई नहीं। और मेरे भाई बहनों, जो आप अपने खून पसीने की कमाई का पैसा बैंकों में डालते हैं और जब शादी ब्याह घर बनाने मौका आता, जब आप पैसा निकालते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाता है। आज बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हो रहा है। बड़े पैमाने पर बैंक कर्मी जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अनिल, मेरे दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, बड़े पढ़े लिखे लोग विद्वान साथी हैं। अगर बाप ने जमीन जायदाद बनाया है, घर बनाया है, अपनी कमाई से बच्चों के लालन पालन के लिए अच्छी सुविधा दिया है, अगर बाप का देहांत होता है तो वो सारी जमीन जायदाद बच्चों के नाम वरासत दर्ज होता है। अगर कोई बच्चा बाप के बनाए जमीन, खेत और घर बार को अगर बेचता है तो गांव वाले क्या कहते हैं, नालायक बेटा फेंका हुआ तो फलनवा के कुल तो बेच ही देते जो बाप बनाए हैं। और आज सरकारी उपक्रम बेचा जा रहा है तो उनको क्या कहेंगे, ये फैसला आपको लेना है, ये फैसला आपको लेना है। तो अच्छे दिन आ गए। और दोस्तों, आज संविधान पे तलवार लटक रही है। रिजर्वेशन निरंकुश कर दिए हैं, रिजर्वेशन निष्प्रभावी कर दिए हैं। मैं अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों से कहना चाहता हूं, पिछड़ों और मेरे दोस्तों मुस्लिम भाइयों के साथ साथ गरीब अपर के साथ साथ, अरे आप लोग भी मिला लो हाथ।
समाजवादी पार्टी से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव सीएम हो गए तो संविधान की भी सुरक्षा होगी, रिजर्वेशन की भी सुरक्षा होगी, कोई ताकत मेरे दोस्तों काट नहीं सकती। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे कहने आया हूं, आपसे निवेदन करने आया हूं कि मेरे दोस्तों आपने देख लिया अच्छे दिन प्रधानमंत्री लाए हैं, अच्छे दिन प्रधानमंत्री लाए हैं, और मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, निवेदन करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। आज किसान किस तरह मारा फिर रहा है, और एक मेरे दोस्तों महंगाई चरम सीमा पे है, मैंने आपको बताने का काम किया है। ऐसा नहीं कि आरएसएस बीजेपी वालों को कड़ुआ तेल अरहर दाल सस्ता मिल रहा है, आज वो भी परेशान है। कोई भी आप सामान लेने जाइए, और मेरे दोस्तों आज जीएसटी और नोटबंदी के नाते देश कहाँ खड़ा है, और कोरोना के नाते हम आप कहाँ खड़े हैं। ये मेरे दोस्तों अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली सरकार कहती है कि कोरोना में ऑक्सीजन से एक भी भाई बहन का देहांत नहीं हुआ है। ये सफेद झूठ है। आप जौनपुर के रहने वालों हैं, किस तरह हमने अपने भाई को खो दिया, बहन को खो दिया, बहू को खो दिया ऑक्सीजन की कमी से। मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का भाई रावत ऑक्सीजन की कमी से उसका देहांत हो गया, और चाहे लोकसभा हो, लोकसभा में मंत्री केंद्रीय मंत्री जवाब देता है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी का देहांत नहीं हुआ, और किसान मारे गए। अच्छे दिन लाने वाले इनको आपसे मतलब नहीं है। किस तरह हमारे शांति ढंग से प्रदर्शन करने वाले किसान भाइयों के ऊपर लखीमपुर खीरी में राजमंत्री, केंद्रीय राजमंत्री का बेटा जीप चढ़ा के मारने का काम किया, गोली चला के हत्या करने का काम किया। जब विपक्ष के हमारे सांसदों ने क्वेश्चन लोकसभा में लगाया था, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जवाब दे रहे थे कि जिनका देहांत हुआ है उन किसानों को मुआवजा देंगे। जब मुआवजा देंगे, जब विपक्ष के सांसद ने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में कितने किसान भाई की हत्या हुई है, मारे गए हैं, तो उनके पास जवाब नहीं था। वो पूरा झूठ था, झूठ के अलावा कुछ नहीं था। और आज मेरे दोस्तों ये जो है अच्छे दिन की बात करते हैं, राम राज लाने की बात करते हैं, और मेरे दोस्तों इनके झूठ फरेब में जुमलेबाजी में मत आना, मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूँ। इनका एक जुमलेबाजी और सुन लो कि माँ गंगा ने बुलाया है, कहे थे ना लोकसभा चुनाव। और मेरे दोस्तों माँ गंगा की सफाई में करोड़ों हजार करोड़ों रुपया बेकार गए, और मां गंगा की सफाई नहीं। स्वच्छता अभियान हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सीएम पीएम सफाई कर दिए, झाड़ू लगा दिए, फोटो आ गया, रातों दिन चल गया। अरे आप एक सालगंज की गलियों में जाइए, जौनपुर के मार्केट में जाइए, सफाई कहाँ है? ये कौन काम करते हैं? बड़ा अच्छा काम करते हैं। और मैं भी मंत्री था, भाई माने लले कटौती, यानी जितने विभाग हैं सब में कटौती करके केवल धार्मिक क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बजट दिया गया था। और मेरे दोस्तों जिसका ऑडिट नहीं होता है, गंगा मैया की सफाई में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दिए, उसका ऑडिट नहीं होगा। स्वच्छता अभियान में खर्च कर दिए, उसका ऑडिट नहीं होगा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री केयर फंड में कितने रुपया आ गया, उसका ऑडिट नहीं होगा। अभी आपने देखा, आज पेपर पढ़े होंगे, आज जब हमारे नेता हीरो, महबूब नेता हीरो बन रहे हैं, आज पूरा प्रदेश हाथों हाथ उठा ले रहा है, तो आज आपने देखा पेपर ऊपर में पढ़े होंगे, जो करीबी थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उनके यहाँ छापा परासी भी आई। ये क्या करेंगे ये कुछ नहीं पता। अभी 5 दिन पहले और क्या कहे मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, अगर हम तो आस्था, हम तो भाई 35,000 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर बड़ी आस्था रखते हैं, बड़ी ईमानदारी से हम मानते हैं, पूजा करते हैं। अभी आपने देखा बाबा विश्वनाथ की नगरी में कॉरिडोर को लेकर लगभग मैं समझता हूँ 300-350 छोटी मध्यम मंदिर तोड़ी गई, कोई आवाज नहीं उठाया। अगर अभी हम लोग एक मंदिर थोड़ा रास्ते में आ जाए, अगर कुछ टेढ़ा कर दे, फिर
मुकदमा हो जाए, जेल में चले जाए। तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, पढ़ाई और गंगा मैया की सफाई के लिए उन्होंने संकल्प दिलाया। अभी 4 दिन पहले भैया माननीय अरशद भाई, माननीय जिला अध्यक्ष महोदय, पिछली बार क्या हुआ, अब वो संकल्प दिला रहे हैं हम गंगा मैया की सफाई कराएंगे। अभी वो संकल्प दिला के गए हैं। और पढ़ाई की क्या स्थिति है, नौकरी की क्या स्थिति है, आप अच्छी तरह देख रहे हैं। मैं पढ़ाई के बारे में बताना चाहता, गौर करो। 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान में, 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान में शिक्षा की स्थिति बड़ी निम्न है। पूरी दुनिया में नंबर 1 का यूनिवर्सिटी बनाने वाला कुवैत इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बना रहा, पूरी दुनिया में नंबर 1 का यूनिवर्सिटी होगा। और हमारे देश में पूरी दुनिया में 100 यूनिवर्सिटी जो है नंबर 1 पे है, लेकिन 100 यूनिवर्सिटियों में एक भी भारत का यूनिवर्सिटी नहीं है। वहां पूरी दुनिया में नंबर 1 का यूनिवर्सिटी कुवैत बना रहा है, और भारत में नंबर 1 का सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति बनाई जाती है। तो बताओ देश कहां जाएगा, शिक्षा का क्या स्तर होगा। मुझे फक्र है, जिनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाए हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मुझे फक्र है, लेकिन आज जरूरत है कि पूरे दुनिया में भारत का भी नाम आए कि यूनिवर्सिटियों में। मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आज हमारी स्थिति क्या है। यहाँ चुनाव में, बहनों सुन लो, चुनाव में बेरोजगारों की बात नहीं होगी, चुनाव में विकास की बात नहीं होगी, चुनाव में नौकरी की बात नहीं होगी, चुनाव में हिंदू मुसलमान की बात होती है, चुनाव में मंदिर मस्जिद की बात होती है, चुनाव में गाय गोबर मलमूत्र की बात होती है। लेकिन युवा बेरोजगार साथियों को प्राथमिक विद्यालय से लेके कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए, कैसे हम गरीबों के हाथ को काम दें, कैसे बेरोजगारों को नौकरी दें। न विधानसभा में बहस होगा, न लोकसभा में बहस होगा, न टीवी में जब एंकर और जब मेरे दोस्तों स्टूडियो में बैठते हैं, न इस पे बहस होगा। बहस किस पे होगा, गाय मूत्र और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गिरजा की बात होगी। तो देश आगे जाएगा पीछे जाएगा, देश आगे जाएगा पीछे जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इनसे बहुत हमें सतर्क सावधान रहना होगा। महंगाई के साथ साथ, किसानों के साथ साथ, और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। उसके पोल खोलने के लिए कम से कम 5-6 घंटा चाहिए। और मेरे दोस्तों, कानून व्यवस्था ले लीजिए, कानून व्यवस्था। बाबा जी कहते हैं कानून व्यवस्था चकाचक है, सारे गुंडे जेल में है, ठोको ठोको। और कितना ठोके, 9,000 से ज्यादा। और किसको ठोके हैं, ओबीसी, बैकवर्ड, शेड्यूल और माइनॉरिटी के नौजवानों को ठोका गया। इसके बाद भी कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, चुस्त दुरुस्त नहीं है। आज बड़े पैमाने पर विरोधी चोरी डकैती अपहरण छिनैती पूरा हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपको ले चल रहा हूँ देवरिया में, उस बालगृह आश्रम में विंध्यवासिनी के नाम से जो आश्रम मान्यता प्राप्त था, उसमें हमारी 14 से लेके 15, 16, 17 साल की नाबालिग बेटियां रहती थी। उनके साथ किस तरह हैवानियत हुई है, उनके साथ किस तरह दरिंदगी हुई है, परदेश देश ही नहीं पूरी दुनिया की मीडिया ने उसको कवर करने का काम किया। मैं हाथ रस ले चल रहा हूँ, किस तरह दलित बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था मुआवजा, नौकरी और आवास देने के लिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ किस तरह हमें बांटने का काम कर रहे हैं। जब कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या पुलिस वाले गोरखपुर के होटल में करते हैं, जहाँ बाबा जी का मठ है, घर है, आवास है, जहां से सांसद थे, फिर जो है आज मुख्यमंत्री है। तो जब उसकी पीट कर हत्या पुलिस वाले करते हैं, मेरे दोस्तों, उनको सरकारी नौकरी 50 लाख रुपया भी शायद दिए। और जब विवेक तिवारी, एक कंपनी का बहुत बड़ा डायरेक्टर विवेक तिवारी, रात में पुलिस चेक के दौरान उनको गोली मार दी,
और मेरे दोस्तों उनको नौकरी भी दिया गया, उनकी परिवार को 50,000, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट की बेटी है, न उसको आवास मिला। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है यूपी सरकार को कि इसको मुआवजा, आवास और नौकरी दी जाए, लेकिन आज तक दिया नहीं गया। जो सरकार की तरफ से एडवोकेट लायक खड़ा होता है उसको 12 लाख पर डे, जब पीसी पड़ती है 12 लाख रुपया दिया जाता है, और अब तक वो करोड़ के ऊपर पहुंच गया। लेकिन मेरे दोस्तों हमारी बेटी को नहीं मिला। ये कानून की बात करने वाले बलरामपुर में बीएससी की छात्रा को रेप करके मार दिया गया। ग्रेटर नोएडा में 8 साल की बेटी को रेप करके मार दिया गया। आजमगढ़ की 6 साल की बेटी को रेप करके मार दिया गया। मैं उन्नाव ले चल रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किस तरह दरिंदगी की थी। उन्नाव में पूरी दुनिया में थूका, मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया ने कोसा। और इसी तरह मेरे दोस्तों मैं आपको ले चल रहा हूँ, कितना मैं बताऊं कि मेरे दोस्तों कितने जो है बड़े बड़े कांड हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त है। हाथरस के बाद मैं बलरामपुर के बाद गोंडा ले चल रहा हूँ। 3 सगी बहनों पर एसिड फेंका गया और गोंडा में साधु को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसी तरह बुलंदशहर में अभी आज की तारीख 4 दिन पहले एक ज्योति मिश्रा गायब होती है। मेरे दोस्तों कानपुर में, कानपुर चकेरी के रहने वाले घर वाले चिल्लाते रहे पुलिस विभाग से, और मेरे पुलिस विभाग सोती रही, और उसको मासूम उस बेटी ज्योति मिश्रा की जो है आधी जली लाश मिली। बुलंदशहर में शेड्यूल कास्ट को जला के, बेटी को जला के मार दिया गया। और एक कहते हैं प्रताप ले लीजिए, आप जौनपुर ले लीजिए, आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। और ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था बड़ा चुस्त और दुरुस्त है। बहनों से बदला लेने के लिए हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो, हमारा नौजवान सुरक्षित हो, तो हमें जो है समाजवादी पार्टी को लाना होगा। हमें जो है विधवा विकलांग पेंशन मिले और गैस सिलेंडर सस्ता मिले, तो मेरे दोस्तों हमें कड़वा तेल सस्ता मिले, तो हमें जो है समाजवादी पार्टी को चुनना होगा। हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिले, हमें समाजवादी पार्टी को चुनना होगा। और मेरे दोस्तों जिस तरह जीएसटी और नोटबंदी और कोरोना काल में 1,500 2,000 लोग पैदल किलोमीटर चल कर आए हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी अंधी सरकार को जो है उनके कान पे जू नहीं देगा। आज तक मुआवजे की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि आज तक एक ऐसा मुआवजा मिला नहीं। अभी जो है 15-16 को जो है पूरे बजट ले आए हैं। पिछला जो है पूरे बजट लाए थे माननीय ललन यादव जी विधायक जी, वो खर्च नहीं हुआ, लेकिन लालीपाप दिखाने के लिए चुनाव के मौके पर आप गरीबों को 500 रुपया मुआवजा केवल 3 महीने के लिए देंगे, मार्च तक, चुनाव खत्म तो भीतर। और मेरे दोस्तों गरीबों आज जो है अनुदान अनाज जो है चूना दे रहे हैं। अनाज जो फ्री देते हैं 5 किलो वो चना और अनाज, आज उसको दुगना कर दिए। कब तक बटेगा ये? मार्च तक। और केवल उत्तर प्रदेश में 5 जगह चुनाव होने वाला है पूरे देश में, 5 स्टेटों में। ये जो बढ़ाए हैं, जो फ्री अनाज दे रहे केवल यूपी में बढ़ाए, वो भी मार्च तक। तो आपको समझना चाहिए ये केवल चुनाव के समय वोट लेने के लिए इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। इसलिए दोस्तों इनसे हमें आपको सावधान रहना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे ओबीसी एससी एसटी भाइयों, आप सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है। अगर हम मेरे दोस्तों अपनी लड़ाई नहीं लिए, अपनी इनको उखाड़ कर फेंकने का काम नहीं किए, कि कोशिश करेंगे चुनाव भी ना हो, ये संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, आप किसानों की तरह धरना प्रदर्शन देते रहोगे, केवल लठिया के हमें जेल भेजने का काम करेंगे, हमारी बात सुनने वाले नहीं है। इसलिए हमें इनसे बहुत सावधान रहना होगा, हमें इनसे जो है बहुत होशियार रहना होगा। तो महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की तो बात मैंने बता दिया। अब मैं गठबंधन की बात करता हूँ। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे दोस्तों सुभाषपा पार्टी भाई श्री ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किए, और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट भाई संजय चौहान से गठबंधन किए, और केशव देव मौर्य से वो गठबंधन किए। और आज मेरे दोस्तों तो गठबंधन का दौर चल रहा है। ये हमारे राष्ट्रीय
राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के नेता गठबंधन कर रहे हैं और उसी गठबंधन के माध्यम से वो गठबंधन गांव में हो, वो गठबंधन पूर्वे मजरे में हो, मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ। वो तो नेता हमारे गठबंधन कर रहे हैं कि आज तो भाजपा वाले भी वोट देंगे, जनवादी पार्टी वाले भी देंगे और जो है केशव देव मौर्य वाले भी देंगे, लेकिन हमें क्या गठबंधन करना है? आज मेरे सर्व समाज के लोगों, यहाँ अगर हमारे यादव समाज को टिकट मिलता है, माननीय शैलेंद्र यादव को टिकट मिलता है, तो यहाँ जो है यादव के साथ साथ हमें गठबंधन 5 बिरादरी भी करना है। राज्य भर बिरादरी प्रजापति खान हमें उनके बीच में जाकर उनको गले लगाना होगा। यहाँ राजभर समाज से ओबीसी पिछड़ा मुस्लिम भाई यहाँ जो हटक के जो है साइकिल में बटन दो, भाई शैलेंद्र जी को जिताओ और माननीय अखिलेश जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाओ, तो बगल के सीट पे आए दोस्तों फूलपुर में अगर दूसरे को मिलता है, वहाँ यादव भाई मिलकर ओबीसी पिछड़ा मुस्लिम और गरीबों पर काट मिलकर उनको जिताने का काम करें। अकबरपुर में अगर राजभर वोट मिलता है, तो वहाँ यादव मुस्लिम और प्रजापति को जितने वोटर है वो उनको वहाँ, ये तो अच्छा गठबंधन हुआ है। तो यहाँ हम दूसरे विधानसभा बोलने नहीं, चौहान लड़े तो चौहान यहाँ दो और वो जहाँ चौहान लड़ता है सारे लोग वहाँ दो, कुर्मी यहाँ जहाँ लड़े और जहाँ दूसरे बिरादरी लड़े वहाँ कुर्मी ले, जहाँ मुसलमान भाई लड़ रहा है साइकिल से वहाँ हम सारे लोग वोट दें और जहाँ दूसरे लोग लड़ रहे हैं विधानसभा में वहाँ सबके साथ मुस्लिम भाई भी साइकिल पे बटन दबाव। ये गांव वाला गठबंधन, मजरा पूर्वे वाला गठबंधन ही ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी को दिलाएगा और माननीय अखिलेश जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूँ, माननीय यादव ने बहुत कल्याणकारी योजनाएं समाजवादी पार्टी के समय जो संचालित की गई थी, जिसको वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है, अगर आप मौका देंगे तो जरूर माननीय अखिलेश यादव जी जो जितने कल्याणकारी संचालित परियोजनाएं बंद है या जो कल्याणकारी योजनाएं बंद है तो चलाने का काम जरूर करेंगे, संचालित करने का काम जरूर करेंगे, गरीबों को उठाने का काम जरूर करेंगे, न्याय दिलाने का काम जरूर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे साथ जो घटना घटी है, मैं 38 साल से जिस दल में था और मुझे जो है दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया गया, लेकिन मैं अपने समाज के लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। मैंने 20 साल अदर स्टेट में काम किया, 38 साल से मैं पार्टी उस दल में था और पूरे प्रदेश देश में काम किया और 1993 से 28 साल से मैं विधायक बनकर अकबरपुर अम्बेडकर नगर की सेवा कर रहा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने पूरे प्रदेश की सेवा किया, उसका मिसाल क्या मिला? माननीय लाल यादव जी, आपने तो बड़ा प्रयास मुझे किया, माननीय अखिलेश यादव ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन मैंने कहा था जब तक मैं गांव-गांव जन-जन और जिले-जिले घूमकर अपने लोगों से राय नहीं ले लूंगा, मशविरा नहीं कर लूंगा, आशीर्वाद नहीं ले लूंगा, तब तक मैं किसी दल में जाने वाला नहीं हूँ। मैं बधाई दे रहा हूँ अपने सर्व समाज के वर्करों को, जिन्होंने मेरे दोस्तों 6 जून से 6 जून से इस्तीफा देना शुरू किए बहुजन समाज पार्टी से। तो एक मेरे दोस्तों बाहर आ गया, जौनपुर से लेके बनारस, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, संतकबीरनगर और सुल्तानपुर, बहराइच और मेरे दोस्तों देव कुशीनगर, तमाम जिलों के लोगों ने बड़े पैमाने पर अम्बेडकर नगर अयोध्या के लोगों ने इस्तीफा दिया। इतने नहीं, जहाँ जहाँ मैं 20 साल काम किया मेरे दोस्तों, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, देवरिया, फिर बिहार, तो उन स्टेटों को लोगों, पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस्तीफा दिया और मेरे दोस्तों उत्तराखंड के लोगों ने दिया और हमारे पश्चिम बंगाल के साथ उत्तराखंड के साथ साथ महाराष्ट्र के लोगों ने दिया, बिहार के लोगों ने दिया। केवल मैं राजभर का ही नेता नहीं, मैं तो सर्व समाज के दिलों को जोड़ने का काम किया, सर्व समाज के दिलों को मेरे दोस्तों प्यार देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। और जब इस्तीफा का कार्यक्रम शुरू हुआ, जब मैंने कार्यक्रम जिला वाइज लगाना शुरू किया, तो पहला कार्यक्रम राजभर संघर्ष मोर्चा का उस पवित्र धरती पर शुरू किया जो आज के 2500 साल पहले अपने 5 अनुयायियों को
मानिए भगवान गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, तो उस वाराणसी की धरती सारनाथ से मेरा कार्यक्रम पहला 18 जून को हुआ। जब 18 जून को कार्यक्रम हुआ, गाड़ियों का काफिला, भीड़ का काफिला, सारे राजनीतिक दलों के नेताओं की निगाह लगी थी। और मेरे दोस्तों, उस कार्यक्रम के बाद अभी हमारे माननीय साहब कह रहे थे, इनके सामने एक बहुत बड़े नेता का फोन आया था, और उस समय भी भाई राम सेवक राजभर, हर्ष राजभर, हमारे संघर्ष मोर्चा के टीम के लोगों को आरएसएस के बहुत बड़ा नेता, बीजेपी का बहुत बड़ा नेता सर्किट हाउस में बुलाया था। मेरे राजभर समाज के लोगों सुन लो, स्वयं पार्टी वाले सुन लो, बहुत बड़े नेता आगे बुलाए थे। उन्होंने कहा कि रामचंद्र चाहता क्या है, बोलो क्या टिकट चाहिए, बोलो क्या चाहिए। तो जवाब उन लोगों ने दिया, राम सेवक भाई हुई, उन्होंने कहा उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, जिस समाज का आदमी एक IAS IPS और डॉक्टर वकील इंजीनियर अधिकारी नहीं है, वो समाज राजभर है, तो उसको 2% अनुसूचित जनजाति का आरक्षण चाहिए। इसके अलावा रामचंद्र राजभर को कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने 5 दिन का समय लिया था। 5 दिन के बाद फिर राम सेवक राजभर सहित और हर्ष राजभर सहित जो हमारा प्रतिनिधि मंडल था रामचंद्र राजभर संघर्ष मोर्चा का, फिर गए उन लोगों के पास। उन्होंने साफ मना कर दिया, आरक्षण के अलावा जो भी रामचंद्र मांगे ये आरएसएस बीजेपी वाले देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा इसके अलावा रामचंद्र और हमारे समाज को कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ राजभर समाज के लोगों किस तरह गुमराह किया जाता है। पिछले चुनाव में माननीय अमित शाह जी वाराणसी में आए थे 2016-15 में, और 2000 लोग चुनाव के पहले आए थे, विधानसभा के चुनाव के पहले। तो उन्होंने कहा था जो भाजपा के नेता थे, बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर टाली से लादकर हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे बुजुर्गों को या जो आरक्षण की घोषणा हो जाएगी, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम बनारस में हुआ था। माननीय अमित शाह बोलते हुए कहा, भाई अभी तो हम सिंगल है, सिंगल इंजन की सरकार, अरे डबल इंजन की सरकार दे दो तो हम आपकी मांग पूरा करें। तो हमारा समाज बसपा के साथ साथ, और क्योंकि समझौता था भाजपा और स्वयं पार्टी से, और राजभर समाज बसपा और भाजपा को वोट किया तो सरकार बन गई। लेकिन मेरे दोस्तों आज तक मुंह नहीं खुला, आज तक मुंह नहीं खुला। अभी फिर मेरे दोस्तों शायद कोई कार्यक्रम लग रहा है, अभी निषादों का कार्यक्रम, निषाद राज का कार्यक्रम भाजपा के साथ लखनऊ में हुआ परसों, और माननीय अमित शाह आए थे। एक तरफ अमित शाह बोल रहे हैं, एक तरफ संजय निषाद मंच में है, हमारे मीडिया के भाई लगा दिए। जो सुनने वाला जो वोटर गया था, जब मुंह पे लगाए तो वोटर साथियों ने कहा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि उसी वक्त कील ठोक दिया था टेनी मीडिया के साथियों को। इसको बड़ी पैमाने पर मीडिया साथियों ने दिखाना शुरू किया, वोट नहीं तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो फिर इसी तरह हमारे समाज को गुमराह करने के लिए शायद वाराणसी आ रहे हैं। और मैंने मेरे दोस्तों 2020 में 28 अगस्त 2020 में मैंने विधानसभा में उठाया था। इसके बाद अभी 2021 में उठाए थे, जिसमें आपने भी समर्थन किया था, हमारे माननीय लल्लू यादव जी भी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी, हमारे राजीव वर्मा। उस हम नियम 56 में लगाए थे, फिर नियम 51 में लगाए थे, लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया, केंद्र सरकार वो जो नियम 51 में उत्तर आया है इतना गोल गोल, हम मांग कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति ST की, और रिपोर्ट यहाँ से भेजी जा रही है शोध संस्थान से सरकार की साथे पर। ये रिपोर्ट महा रजिस्ट्रार दिल्ली के पास भेजा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जात के लिए 3 बार भेजे, तीनों खारिज हो गए, क्योंकि हम अनुसूचित जात नहीं शामिल होते। उसमें एक बिंदु है अनटचेबल, छुआछूत, ये हमारे नहीं लागू होता। अभी बढ़िया मल्लान साहब केवल जीवन प्रजापति का इस पे नहीं लागू होता। तो ये तुम जो भी बात करता है वो गुमराह कर रहा है। तो हम बात कर रहे हैं सूचित जनजाति की, रिपोर्ट भेज रहे हैं सूचित जाति। और अभी जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, माननीय अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जनजाति
कार्य मंत्री को चिट्ठी लिखी, उत्तर प्रदेश माननीय योगी नाथ जी को चिट्ठी लिखी योगी नाथ जी को, उनका उत्तर नहीं आया, लेकिन जो दिल्ली से उत्तर आया जरा सुन लो। इधर प्रदेश की सरकार अनुसूचित जात में भेज रही है और दिल्ली की सरकार लिख रही है कि जब प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट भेजेगा तब हम विचार करेंगे। उनके भी लेटर में लिखा है जनजाति कार्य मंत्री के कि जो है अनुसूचित जात का आपका रिपोर्ट आता है महारजिस्ट्रार दिल्ली, वो खारिज हो जाता है। इस तरह अभी मैंने तो मेरे दोस्तों जब मैंने मांग रख दी, मैं बड़ा बहुत खुश हूँ। हमारे गरीबों पर काज, आर्थिक रूप से पिछड़े पर काज को अगर आप 72 घंटे में 10% आरक्षण दे सकते हो तो हमारी मांग तो बहुत पुरानी है ना। हम अलग से नहीं मांग रहे, जो अनुसूचित जनजाति एसटी को 2% मिल रहा है उसी में हमें समाहित करके हमें भी दे दो आरक्षण, हम अलग से नहीं मांग रहे, लेकिन उनको तो आरक्षण खत्म करना है। वो आपका बेटा बेटी IAS IPS देखना नहीं पसंद करते, डॉक्टर वकील बनना नहीं पसंद करते, टीचर और बाबू और अधीनस्थ सेवा सैन में पुलिस बनना पसंद नहीं करते। इसीलिए थोक के भाव जितनी भी वैकेंसियां निकली धड़ाधड़ पर्चा आउट, और पर्चा आउट करने वाले कौन है? बीजेपी और RSS के। अभी जो है बिहार की विधायक रश्मि वर्मा, शायद यही नाम होगा, उनके भाई पकड़े गए हैं। जो भी पकड़े जा रहे हैं उसने नहीं, सब बीजेपी के। इसलिए दोस्तों मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करने आया हूँ, प्रदेश को बचा लो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, अगर गांव में गठबंधन कर लिए, गरीब के यहाँ लाइट पानी पी के गले लगा लिए, कहा हो भैया, अरे संविधान बचा लो, रिजर्वेशन बचा लिया, अरे तो स्कूल को खुलौड़ी होगी खबरे बाबू शैलेंद्र यादव बाबू आए, अब की नहीं पटवा, पाल यहाँ चला जा, गरीबा के यहाँ चला जा, चौहान के यहाँ चला जा, प्रजापति नाऊ के यहाँ चला जा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, ऐतिहासिक जीत होगी, इसमें दो राय नहीं है। अरे कितना भी गंगा मैया की कसम खाए मोदी भैया, अब गंगा मैया भी नाराज हुई, हमें खुद ठगे है, हमें खुद ठगे है, अरबों रुपया खाई गया, अब नाराज हुई है। तो गंगा मैया नाराज हुई है। गंगा मैया इस धरती का हरक कि गंगा मैया में कितनी लाश जो है फेंकी गई, हमारा नौजवान, हमारा भाई बहन कोरोना काल में मारा गया, उसको कब्रिस्तान में मरघट में जब वो दफनाने के लिए जगह नहीं मिली और उसको गंगा मैया में फेंक दिया गया। तो गंगा मैया भी करा रही है ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, कसम खाने वाली। इसलिए लंबी बातें न करते हुए, क्योंकि दोस्तों हमारे माननीय अध्यक्ष जी को भी बोलना है, तो धार्मिक उन्माद से मेरे दोस्तों बचिएगा। अभी कुंभ चलिए, हिंदू मुसलमान खत्म है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन रहा है। अब वो काहे रुपया बिना भजावत है भाई, कई अरब रुपया ही बनाओगे। ये बैठा समाज बहुत पूजा करता है, बहुत मानता है, हम दिल में आस्था है, लेकिन अब इनके पास कोनो मसाला बचा ना। हिंदू मुस्लिम समझ गए हैं, हिंदू मुसलमान समझ गए हैं, और राम मंदिर के नाम भी बजाने के लिए तो नहीं है। तो जनता बहुत चालाक है, अब जनता जो है इनके जुमलेबाजी मानने वाला नहीं है, इनके जो है झूठ फरेब और संकट पत्रों में आने वाला नहीं है। अच्छे दिन तो आखिरी में भैया, अच्छे दिन आप लोग दिखा बीजेपी कटाई है, और खराब दिन सपा वाला रहा ना 5 साल, क्योंकि माननीय अखिलेश भैया मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। दूसरी बात तो अब की ये जो खराब वाले हैं, जिनके लिए खराब दिन आए, अब की ये नहीं ले सके लिए बटन दबाओ तो 100% खराब दिन वाले सपा वाले अच्छे दिन ले आएंगे। जो माननीय श्री अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूँ, और लंबी बातें ना करते हुए, क्योंकि लेट हुआ दोस्तों, जो मजा आना चाहिए आया तो, लेकिन थोड़ा कम हो गया। तो मैं लंबी बात ना करते हुए अपने विचार में ही विराम देते हुए, बिजली उत्तराखंड में सस्ती, अच्छे दिन वाले प्रदेश में, यूपी में महंगी। ये भैया किसान भैया, अच्छे दिन तोरे लिए आए, यूरिया डाई खाद महंगी और 5 किलो कम घट तौली। अरे 50 की बोरी आती थी बहनी काकी दीदी का, 45 किलो बोरियां। अच्छे दिन तो आई गए कि ना।
तो इसलिए इनको अच्छे दिन वालों को कहो अब कि तुम्हारा खराब दिन में भेजे 2022 में जब भी चुनाव होता है तो हम अच्छे दिन के लिए अकेले भैया बुलाएंगे। वही थोड़े शब्दों के साथ और लंबी बातें ना करते हुए मैं आप लोगों से रजा विदा लेते हुए बात तक 220 वाला ट्रैफिक छूट गया। फिर मौका मिलेगा लल्लई भैया देंगे तो फिर मैं आऊंगा मैं ही थोड़े शब्दों के साथ। ये भैया जो वोट 2014 में भैया वोट 2022 में और जो वोट 2019 में लोकसभा चुनाव है वो वोट 2022 के चुनाव में ना। तो असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। जब हमारा बेटा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में फेल हो गया पहली बार तो मेरे लिए चुनौती रहा था। तो घरा वाले ट्यूशनों पढ़ावत है कि हमारे बेटा दोस्तों असफलता एक चुनौती स्वीकार कर लिए। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो और जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम और संघर्षों का मैदान छोड़ मत।